फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का हमारा जो सेशन है और हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सेशन जिस पर आधारित है और जो टॉपिक आज का हमारा है वो है रिफ्लेक्टिव जर्नल, है ना। रिफ्लेक्टिव जर्नल है हमारा टॉपिक। और इससे पहले मैंने आपको कराया था असेसमेंट। ये जो हमारा ये जो 7th यूनिट का थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है वो है असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। और उसमें हमने आपको कराए हैं फीडबैक डिवाइसेस कराए हैं, असेसमेंट टूल्स कराए हैं और टाइप्स ऑफ फीडबैक कराया है मैंने आपको, है ना। और जो है टाइप पोर्टफोलियो कराया था, कल करा दिया था मैंने पोर्टफोलियो। और आज मैं करा रही हूँ आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जर्नल को बोला जाता है डायरी और रिफ्लेक्टिव को बोला जाता है चिंतन। रिफ्लेक्टिव का मतलब है चिंतन और इसका जर्नल का मतलब होता है डायरी। कहने का क्या मतलब है इसका? रिफ्लेक्टिव चिंतन डायरी, है ना। चिंतन डायरी क्या है? रिफ्लेक्टिव जर्नल का मतलब है एक ऐसी डायरी आपके पास, ऐसा लेखा जोखा जिसमें आपका जो है चिंतन स्तर उभर के आए कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना आपकी इंसाइट है किसी चीज़ को देखने की, कितना ही आपका जो है इंसाइट है, कितने आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है और कितना ही जो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी मजबूत है। ये सब चीज़ देखने में आती है रिफ्लेक्टिव जर्नल में। ये बच्चों को दिया जाता है बनाने के लिए, पर्सनली देते हैं बच्चों को और बच्चे चेक भी करा लेते हैं टीचर से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल को। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। इनका पर्सनल रिकॉर्ड होता है ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, लाइफ में लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में। जो स्टूडेंट्स के बारे में बात चल रही है तो लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में जो उनका जो है रिकॉर्ड होता है, पर्सनल रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आइडियाज, पर्सनल थॉट्स, एक्सपीरियंस एज वेल एज रिफ्लेक्शंस, उनका चिंतन स्तर, है ना, उनकी चिंतन की जो कैपेबिलिटी है वो, एंड इंसाइट्स ए स्टूडेंट गेट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए कोर्स। और जो उसकी इंसाइट बनती है, अंतर्दृष्टि बनती है ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द लर्निंग कोर्स, जो उसकी इंसाइट बनती है स्टूडेंट की वो उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। स्टूडेंट गेट्स ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ ए कोर्स, स्टूडेंट गेट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए कोर्स। जो स्टूडेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जो वो प्रोसेस जब लर्निंग कर रहा है उस दौरान जो इंसाइट उसे प्राप्त होती है वो सब उसमें लिखा जाता है डायरी में। रिफ्लेक्टिव जो अब ये जो है रिफ्लेक्ट क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टिव जो कैसे हम मान सकते हैं, हम क्या लिखते हैं? जैसे कि राइट ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल, जो कोर्स का मटेरियल है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों के ऊपर। ओके। रिफ्लेक्टिव जर्नल रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू थिंक मोर डीपली, टू थिंक मोर डीपली चैलेंज देयर ओल्ड आइडियाज with new information to synthesize the course material they have learned into personal thoughts। जो उन्होंने पहले सीखा है, पर्सनल जो निजी विचारों में, जो निजी विचारों में और जो उनकी फिलोसफी होती है लाइफ के प्रति, उन्होंने क्या सोचा, उन सबको सिंथेसाइज करते हैं, डीपली अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उन सबको एनालिसिस करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके उनको जोड़ते हैं। उनको जोड़कर भी उनकी लाइफ की फिलोसफी क्या, उनके जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो, और जो उन्होंने कोर्स मटेरियल जो कोर्स के दौरान सीखा है वो सब वो रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखते हैं, क्योंकि चिंतनशील स्तर का ये लेखन है। तो द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव, अब एडवांटेज क्या है इसका? द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोसेस आर यूजुअली accumulated over a period in which the students usually show a series of developmental change। अब इसमें इसका लाभ क्या है? बच्चा जब शुरुआत करता है इस रिफ्लेक्टिव जर्नल को लिखने से और जिस दिन वो उसका उस रिफ्लेक्टिव जर्नल को खत्म करता है, यानी कि चलता रहता है ओवर पीरियड ऑफ, द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल प्रोसेस आर यूजुअली एक्यूमुलेटेड ओवर ए पीरियड, चलती रहती है कंटिन्यूअस ओवर ए पीरियड इन विच द स्टूडेंट यूजुअली शो ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंज। क्या दिखाते हैं? सीरीज कि विकास हो रहा है, चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के पर्सनल ग्रोथ में, एंड चेंज इन पर्सपेक्टिव, ये मैं पहले कहना चाहती थी, पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि उन्होंने जो है उसके दौरान जो उनके पर्सपेक्टिव, जो उनके दृष्टिकोण में जो बदलाव हुए वो सारे उस रिफ्लेक्टिव जर्नल में
स्टूडेंट्स लिखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल, अब जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, ये दो तरह का होता है। ये जब मैं बता रही थी कि जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने बताया वो जो है नॉन स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, कोई भी रिफ्लेक्टिव जर्नल कर सकता है, बना सकते हैं, टीचर भी बना सकते हैं अपनी रिफ्लेक्टिव जर्नल, स्टूडेंट भी बनाते हैं। तो दो तरह के होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया जाता है ताकि वो विचार, एक्सपीरियंस और क्रिटिकल थिंकिंग उसके बारे में लिख सके। और नॉन स्ट्रक्चर में मिनिमम डायरेक्शन होता है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो जो चाहे जैसे चाहे अपने विचार रख सकते हैं। यहाँ तो बाई चांस कि उन्होंने कोई टॉपिक दे दिया, कोई विचार दे दिया, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव थॉट्स या डायरी लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं। यहाँ पर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन है भी तो मिनिमम डायरेक्शन है। यहाँ पर भी अपने आइडियाज, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग स्टूडेंट्स के बारे में बात चल रही है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस, ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस जो में चेंजेस, जो उनके अंदर ग्रोथ, जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में इसमें लिखते हैं। ओके, अब आते हैं फॉर्मेट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। फॉर्मेट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है? अब आते हैं हम, स्ट्रक्चर तो हो गया रिफ्लेक्टिव जर्नल का, अब आते हैं फॉर्मेट्स क्या है। फॉर्मेट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल, है ना, क्या है फॉर्मेट्स क्या है? अब फॉर्मेट्स इसके जो हैं, इसके जो फॉर्मेट्स हैं वे हैं, पहला है पर्सनल जर्नल, सबसे पहला है पर्सनल जर्नल, ठीक है। और लिख किसके बारे में रहे, फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल है, पहला तो ये हो गया इसका। दूसरा हो गया डायलॉग, तीसरा है हाईलाइटेड, फोर्थ है की फ्रेज, फिफ्थ है डबल एंट्री जर्नल, ये सब जर्नल हैं, ये सब लिखते जर्नल है, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, जर्नल है ये सब, है ना। और जो है क्रिटिकल इंसिडेंट जर्नल, और छठा है क्रिटिकल इंसिडेंट जर्नल, है ना, जर्नल को ऐसे लिख देते हैं, जर्नल इंसिडेंट जर्नल। और एक है 3 पार्ट जर्नल फॉर्मेट, ये है 3 पार्ट जर्नल 3 पार्ट जर्नल फॉर्मेट, ठीक है, ये हो गया 7। तो ये हमारे पास हो गए तो पर्सनल जर्नल, डायलॉग जर्नल, राइट हाईलाइटेड जर्नल, है ना, राइट पूरा नाम है इसका, राइट, है ना, राइट हाईलाइटेड जर्नल, की फ्रेज जर्नल और डबल एंट्री जर्नल और क्रिटिकल इंसिडेंट जर्नल, 3 पार्ट जर्नल, ये 7 हो गए इसके प्रकार। अब पहले में देखते हैं, हम सबसे पहले में देखते हैं कि फॉर्मेट्स ऑफ जर्नल क्या है, फॉर्मेट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है। वो है जर्नल एंट्रीज, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें एंट्रीज की जाती है, क्या की जाती है, एंट्रीज की जाती है इसके अंदर, एंट्रीज जैसे कोई फॉर्म होता है ना उसके अंदर भरी जाती है एंट्रीज, इसी तरीके से इसमें भी एंट्रीज होती हैं। जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू लिंक क्लासरूम मटेरियल विद देयर लाइफ एक्सपीरियंस, जो उनके क्लास मटेरियल होता है उनसे उनके लाइफ एक्सपीरियंस को कनेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स को, जर्नल एंट्रीज भी। A wide variety of journal format can be used to promote critical reflection. A wide variety of critical reflection को ये प्रदान करता है, critical reflection का, है ना। और जो है some formats such as personal और डायलॉग जर्नल, जो मैंने लिखा है पहले पर्सनल, दूसरा है डायलॉग जर्नल, ये
formats such as personal or dialogue journal are unguided and give students more freedom to respond, क्योंकि वो जो unguided है ना, ये दोनों unguided है, तो unguided है तो give students more freedom to respond their ideas, their experiences. Other formats जैसे की phrases, 3 part provide more guidance for reflection, है ना. तो मेन फॉर्मेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन जर्नल आर described. यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में, एक एक के बारे में. सबसे पहले लेते हैं पर्सनल जर्नल. सबसे पहले लेते हैं पर्सनल जर्नल. तो पर्सनल जर्नल क्या होता है, इसमें क्या करता है स्टूडेंट राइट फ्रीली अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. अभी मैंने बताया था ना, फ्रीली लिखते हैं पर्सनल में और डायलॉग में. तो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? राइट फ्रीली अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. दीज पर्सनल जर्नल्स में बी सबमिटेड पीरियडिकली टू द टीचर. ये पीरियडिकली में 6 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के पीरियडिकली टीचर को सबमिट किए जाते हैं लिखने के बाद. और kept as a reference to use at the end of the experience when putting together an academic essay reflecting. मतलब ये जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये और पीरियड ये जो है टीचर को सबमिट कराए जाते हैं. कहने का ये मतलब है पर्सनल जर्नल में. डायलॉग में क्या है? डायलॉग जर्नल. दिस फॉर्मेट क्रिएट्स एन ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर थ्रू आउट द कोर्स. ऑनगोइंग डायलॉग सिस्टम चलता रहता है थ्रू आउट द कोर्स, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में. स्टूडेंट सबमिट लूज लीफ पेजेस फ्रॉम ए डायलॉग जर्नल. सबमिट करता है कुछ पेजेस डायलॉग जर्नल के फॉर द इंस्ट्रक्शन टू रीड एंड कमेंट ऑन, कि ये हमारे डायलॉग हैं, टीचर के मेरे जो है डायलॉग हैं, और आप इंस्ट्रक्टर को देते हैं कि देखिए इनको, इनमें क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या आगे हमें इन्हें ठीक करना है. तो इंस्ट्रक्टर को देते हैं कमेंट करने के लिए कि इनके कमेंट कीजिए, अच्छे हैं, कैसे हैं, हमें क्या इसमें करना है, और कमेंट दीजिए. वो कमेंट देते हैं इसमें. वाइल इट इज द लेबर, जबकि ये जो कार्य है टीचर के लिए बड़ा इंटेंसिव, मतलब इंटेंसिव कार्य है, क्योंकि दिस कैन प्रोवाइड कंटिन्यूअल फीडबैक टू द स्टूडेंट. क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस फीडबैक बच्चों को देना होता है, कमेंट करना होता है ना, तो कंटिन्यूअस फीडबैक देना पड़ता है. तो इंटेंसिव वर्क है टीचर के लिए. नेक्स्ट है हमारा हाईलाइटेड जर्नल, है ना. हाईलाइटेड जर्नल. हाईलाइटेड जर्नल में क्या है? जर्नल में क्या है कि बिफोर स्टूडेंट सबमिट द रिफ्लेक्टिव जर्नल दे रीड their personal entries and using a highlighter mark section of the journal that directly relate to concept discussed in the text or in the class before students submit the reflective journal. इससे पहले कि स्टूडेंट अपना जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो टीचर को सबमिट करे, उससे पहले इसको क्या करना होता है? रीड देयर पर्सनल एंट्रीज. उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो एंट्रीज थी, समावेश जो उनके अंदर एंट्रीज थी जो की हुई थी, यूजिंग ए हाईलाइटर मार्क सेक्शन ऑफ जर्नल, है ना, दैट डायरेक्टली रिलेट टू कंसेप्ट डिस्कस इन द टेक्स्ट. जो डायरेक्टली मतलब उनको हाईलाइट कर देते हैं, जो कंसेप्ट डिस्कस की गई थी, है ना, टेक्स्ट में या क्लास में, उन चीज़ों को जो कंसेप्ट डिस्कस की गई थी उनको हाईलाइट कर देता है इसमें हाईलाइट जर्नल में. और की फ्रेज जर्नल. अब इसमें की फ्रेज जर्नल नेक्स्ट है हमारा की फ्रेज जर्नल. की फ्रेज जर्नल में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ जर्नल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू इंटीग्रेट की टर्म्स. जो की टर्म्स होते हैं, बीच के जो शब्द निकाले थे, कहते हैं कीवर्ड्स याद कर लीजिए, की टर्म्स याद कीजिए, उनको इंटीग्रेट करना, एक जगह लिखना, एंड विद देयर जनरल एंट्रीज, है ना, विद इन उनकी जो जनरल एंट्रीज के बीच में लिखना. द टीचर प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ टर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर. लिस्ट ऑफ टर्म्स है, एक बहुत बड़ी लिस्ट देता है एक टीचर बच्चों को कि इनको लिखिए आप सेमेस्टर के बिगिनिंग में, और फॉर ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द सिलेबाई, है ना, ये सर्टेन पोर्शन या फिर सर्टेन पोर्शन ऑफ द सिलेबाइस को लिखिए आप, ऐसे दे देते हैं उनको सेमेस्टर के बिगिनिंग में. स्टूडेंट कुड आल्सो क्रिएट देयर ओन लिस्ट टू ऑफ की फ्रेजेस टू इंक्लूड जनरल एंट्रीज आर रिटन विद इन द. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर वे अपनी जो टीचर ने स्टूडेंट्स को कीवर्ड्स दे दिए, अब टीचर उनमें से छांट के अपने ओन, मतलब उनके खुद के कीवर्ड्स उनमें से वो भी सिलेक्ट करके अपने कीवर्ड्स जो है एंट्रीज करते हैं उसके अंदर, की फ्रेज जर्नल के अंदर. इस तरह से ये चलता है सिस्टम. डबल एंट्री जर्नल. डबल एंट्री जर्नल में क्या होता है? व्हेन मेकिंग ए डबल एंट्री जर्नल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट 1 पेज एंट्रीज ईच वीक. प्रत्येक सप्ताह क्या करता है? प्रत्येक सप्ताह स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट 1 पेज एंट्रीज ईच वीक. 1 पेज एंट्री, एक पेज की एंट्री एक सप्ताह में जरूर लिखनी होती है डबल एंट्री में.
स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर पर्सनल थॉट्स एंड रिएक्शन ऑन द लेफ्ट पेज और द जन जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो तो लेफ्ट पर लिखते हैं, लेफ्ट पेज के ऊपर लिखते हैं। और जो राइट अबाउट की इश्यूज फ्रॉम द क्लास डिस्कशन, और जो क्लास में डिस्कशन इश्यूज होते हैं, इश्यूज जो डिस्कशन होते हैं क्लास में डिस्कस होते हैं, उनको राइट पेज पर लिखते हैं। तो इस तरीके से डबल एंट्री जर्नल का कार्यक्रम चलता है। क्रिटिकल इंसिडेंट जर्नल, दिस टाइप ऑफ जर्नल एंट्री फोकसेस द स्टूडेंट्स ऑन एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द वीक। इस वाली जर्नल में क्या करते हैं कि बच्चों से पूछा जाता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आज पूरे सप्ताह के दौरान कौन सा ऐसा क्रिटिकल इवेंट ऐसा आया था जिसको जो उसको आप जो है जर्नल में, रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखिए, है ना, डिस्क्राइब कीजिए। जैसे सिग्निफिकेंट इवेंट दैट अकर्ड एज ए पार्ट ऑफ सर्विस लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना, जैसे कि व्हाई वाज दिस आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, एक प्रश्न हो गया। व्हाट अंडरलाइन इशू सोसाइटल या फिर इंटरपर्सनल, क्या कौन सा इशू है इसके बीच में, है ना। पहला क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि व्हाई वाज दिस आपके लिए जो इवेंट है महत्वपूर्ण क्यों है, और जो महत्वपूर्ण भी है तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ये बोल सकते हैं। या फिर इशू, इसके अंडरलाइन इशू कौन सा है, सोसाइटल है या इंटरपर्सनल है ना। बिकॉज हाउ विल दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंस, और ये या फिर ये इंसिडेंट है ये आपके फ्यूचर को कैसे प्रभावित करेगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, किसमें, क्रिटिकल इंसिडेंट जर्नल में। ओके, थर्ड फिर है 3 पार्ट जर्नल फॉर्मेट। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, जिसके इसमें क्या करता है कि जर्नल डायरी के जो एक पेज होता है 1/3 क्या करते हैं, इन दिस फॉर्मेट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल, इस फॉर्मेट में कैसे किया जाता है कार्य कि 3 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डिवाइड ईच पेज ऑफ देयर जर्नल इनटू 1/3 एंड राइट वीकली एंट्री ड्यूरिंग द सेमेस्टर। पूरे सेमेस्टर में, ड्यूरिंग द पूरे सेमेस्टर के दौरान वीकली क्या किया जाता है, एक पेज लिखने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइट वीकली एंट्री ड्यूरिंग द ईच पेज ऑफ देयर जर्नल इनटू 1/3, है ना, 1/3 को। इन द टॉप मोस्ट, पहले सेक्शन 3 सेक्शन बना दिए जाते हैं इसका, पहला टॉप मोस्ट, मिडिल और लास्ट का। तो इन द टॉप मोस्ट सेक्शन स्टूडेंट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ द कोर्स एक्सपीरियंस, जो कोर्स उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उन्हें कोर्स पढ़कर कैसा लगा, है ना, कैसा लगा उन्हें, और वो कैसा चाह रहे थे कि किस तरह का होना चाहिए, उनका चिंतन क्या था इस बारे में, है ना। कोर्स एक्सपीरियंस, कोर्स का एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या उन्हें कोर्स समझ में आ गया, कहाँ समझ में नहीं आया, और क्यों समझ में नहीं आ रहा, और कैसे चाहते हैं कि वो कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए, उनके अपने विचार क्या थे, इस तरह से। इन द मिडल ऑफ द पेज दे आर आस्क्ड टू एनालाइज हाउ कोर्स कंटेंट रिलेट टू द कोर्स सर्विस एक्सपीरियंस। कोर्स कंटेंट कैसे रिलेट करता है कोर्स सर्विस एक्सपीरियंस के साथ में, ये देखते हैं सेकंड में। और फाइनली एन एप्लीकेशन सेक्शन प्रमोट्स स्टूडेंट टू राइट दैट हाउ द एक्सपीरियंस एंड कोर्स कंटेंट दोनों मिलकर के कैन बी अप्लाइड टू देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से ये दोनों कोर्स कंटेंट और कोर्स सर्विस लाइफ एक्सपीरियंस, ये दोनों मिलकर के उनके जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उनको कैसे प्रभावित करेंगे, ये उसमें उनको लिखना होता है। तो 3 पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट, बीच का मिडल पार्ट और थर्ड पार्ट। एक अप्लाइड पार्ट हो गया, पहला कोर्स कंटेंट का होगा, फिर कोर्स कंटेंट का एक्सपीरियंस उसका पार्ट हो गया, और फिर उसको जो हम उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या लाभ होगा वो पार्ट हो गया। इस तरह से 3 पार्ट जनरल फॉर्मेट ये कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो यहीं पे खत्म हो गया है ना, ये तो यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। हमने किए थे 20, हमने कर लिए थे 92 तक कर लिए थे हमने। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से आगे जो जहाँ तक हमने कल कराया था, कल मैंने पेडागोजी इज द एक्ट ऑफ टीचिंग टुगेदर विद इट, ये वाला कराया था आपको क्वेश्चन, है ना। तो अब हम करते हैं हु सेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट द अबाउट डेफिनेशन। ये तो हो गया था, अलेक्जेंडर की हो गई थी, तो है ना। अब चलिए शुरू से करते हैं इसको। पेडागोजी इज द एक्ट ऑफ टीचिंग टुगेदर विद इट्स
टेंडेंट डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन थ्योरीज, वैल्यूज, एविडेंस एंड जस्टिफिकेशन. It is what one needs to know and the skills one need to command in order to make and justify the many different kinds of decision of which teaching is constitutes. Curriculum is just one of its domains, albeit a central one. तो ये एक डेफिनेशन है, हो सकता है आपने पढ़ी हो सकता है आपने ना पढ़ी हो. तो मैं इसका आंसर आपको ऐसे ही बता देती हूँ. इसका जो आंसर है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेविन, फ्लैंडर्स, स्किनर, अलेक्जेंडर. तो हो सकता है आपकी ये पढ़ी हुई ना हो तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी इसको समझने में भी और पढ़ने में भी. आप चाहे तो देख सकते हैं, आपके पास जो बुक होगी हो सकता है ये आपको डेफिनेशन जो की त्यों मिल जाए. तो इसका जो सही आंसर है वो है अलेक्जेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु सेड द फॉलोइंग, ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड सर्व एज ए गाइड टू पेडागोजी. ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन should serve as a guide to pedagogy, the latter being a collection of maxims. तो किन्होंने कही है ये? वाइगोत्स्की, फ्लैंडर्स, ब्रूनर, गेज. तो ये कही गई है इसके द्वारा, फ्लैंडर्स के द्वारा, क्योंकि पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं और आगे आएगा पेडागोजी, फ्लैंडर्स आएंगे, है ना. तो फ्लैंडर्स इसका जो सही आंसर है. इंटरेक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इन कंसर्न विद प्लानिंग आस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन आस्पेक्ट, इवोल्यूशन आस्पेक्ट या फिर स्क्रीनिंग आस्पेक्ट. बताइए. इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज कंसर्न विद प्रेजेंटेशन आस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन किसी चीज़ का कर रहे हैं तो कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो कुछ ना कुछ जवाब दे ही रहे होंगे ना. इंटरेक्टिव फेज हो गया ना, प्रेजेंटेशन करना जो इंटरेक्टिव फेज हो गया. इवोल्यूशन तो लास्ट में हो गया, प्लानिंग शुरू में हो गया जब टीचर प्लानिंग करता है विदाउट स्टूडेंट्स, बिना स्टूडेंट्स के ही प्लानिंग करता है ना. स्क्रीनिंग आस्पेक्ट है ना. तो ये प्रेजेंटेशन आस्पेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या डिफरेंशियल लेवल. डिफरेंशिएशन लेवल कोई भी लेवल ऑफ टीचिंग का नहीं है, ये तीनों तो हैं. ठीक है, मेमोरी लेवल भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है और रिफ्लेक्टिव लेवल भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्सिंग डिवाइस? फिक्सिंग डिवाइस, किस फिक्सिंग डिवाइस मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब रट लेना, मतलब कोई भी चीज़ एक माइंड में एकदम बैठा देना. तो कौन सी है? एक्सप्लेनेशन, नरेशन, इलस्ट्रेशन या ड्रिल, है ना. तो इसका जो सही आंसर है वो तो आप ऐसे ही दे देंगे, ड्रिल है इसका आंसर. What type of evaluation identify the weakness of the pupils in a given course of instruction? What type of evaluation identifies the weaknesses of the pupil in given course of instruction? तो प्लेसमेंट हो सकता है, समेटिव हो सकता है या कंटिन्यूस हो सकता है या डायग्नोस्टिक हो सकता है. तो इसमें जो वीकनेस आ गई ना, तो इस वजह से यहाँ पर डायग्नोस्टिक है ना. कौन सा है? डायग्नोस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल. अभी मैंने आपको पढ़ाया है रिफ्लेक्टिव जर्नल, तो उससे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन फेवर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल. पैसिव लर्निंग, टाइम कंज्यूमिंग फॉर ग्रेडिंग, इंप्रूविंग राइटिंग स्किल या फिर freely expressing personal views and criticizing oneself, enhancing critical thinking and creativity, difficulty for objective marking. तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर इसमें सही है? बताइए. पहला तो है पैसिव लर्निंग, है ना. आउट ऑफ विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ, जो मतलब नोट है ना, नोट इन द फेवर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल. तो पैसिव लर्निंग नहीं है इसमें. लिख रहे हैं ना, तो पैसिव कहाँ है? लर्निंग, पैसिव लर्निंग नहीं है ना. एक तो ये हो गया इसका, और जो है दूसरा ये कि टाइम कंज्यूमिंग फॉर ग्रेडिंग, ये गलत है इसमें. और जो है इम्प्रूविंग राइटिंग, इसके लिए तो इम्प्रूविंग तो करता ही है ना, ये तो गुण है उसका. और जो है फ्रीली एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग ऑफ वन सेल्फ, है ना, ये नहीं है इसमें. ये तो है एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज तो लिखते हैं उसमें. डिफिकल्टी फॉर ऑब्जेक्टिव मार्किंग, ये नहीं है. डिफिकल्टी फॉर ऑब्जेक्टिव मार्किंग, तो ये तीन इसमें नहीं है. पहला तो पैसिव लर्निंग, दूसरा जो है टाइम कंज्यूमिंग फॉर ग्रेडिंग, टाइम कंज्यूमिंग फॉर ग्रेडिंग ये नहीं है. और जो ऐसे संबंधित जो नहीं है. और सिक्स्थ है डिफिकल्टी फॉर ऑब्जेक्टिव मार्किंग, ये नहीं है. नॉर्म्स रिप्रेजेंट,
किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्म्स, मानक जो होते हैं, मानक। एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर गिवन एज और क्लास, एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर ए गिवन एज और क्लास, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस फॉर ए गिवन एज और क्लास, या एवरेज गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर ए सर्टेन एज, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस फॉर ए गिवन एज और क्लास। तो जो सही आंसर है वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर ए गिवन एज और क्लास। बोला जाता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है किसी भी बच्चे की, है ना, जो गिवन एज, जो जिस एज के अकॉर्डिंग बच्चा परफॉर्मेंस करता है और क्लास के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं नॉर्म्स रिप्रेजेंट, है ना। द पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक एज ए पार्ट ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स एंड इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग। द पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक, है ना, अभी मैंने पढ़ाया है, पिछले सेशन में पढ़ाया था आपको, एज ए पार्ट ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, ये बिल्कुल सही हो गया इतना आपके लिए, इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स एंड इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, है ना। तो इनमें से कौन सा सही है? लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, readiness for an impending competitive examination, laboratory work after the end of the semester, है ना, progress in learning and performance over a period of time। बताइए कौन सा सही है? बताइए स्टूडेंट्स कौन सा सही है इसमें? इसका सही आंसर है प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो लेबोरेटरी वर्क तो प्रैक्टिकल में आ गया ना, हमें पोर्टफोलियो के बारे में बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें जो है 4 हैं। एसेस स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, स्कोरिंग प्रोसेस इज सिंपल, रिलायबल एंड वैलिड, ये सही है। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग, ये भी सही नहीं है। क्या मतलब मेरा कहने का था, क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। इनेबल स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स, द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग एंड टाइम सेविंग। तो जो है, जो इसमें सही आंसर है वो जो है 101 क्वेश्चन जो है वो है आपका, इसमें सही है हमारा ए, सी और डी, यानी कि एक्सेस मतलब एक्सेस करते हैं स्टूडेंट्स ग्रोथ को एंड अचीवमेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरे करते हैं पोर्टफोलियो में। इनेबल स्टूडेंट टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सही है। 2 तो तुम्हें बिल्कुल देखते आ जाने चाहिए थे। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इज एनहेंस, है ना, लर्निंग इससे बढ़ती है, लर्निंग तो बढ़ती है इससे, इसीलिए बच्चे को लर्निंग बढ़ाने के लिए सारे काम चल रहे हैं। पोर्टफोलियो क्या, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या, रूब्रिक्स क्या, इनके बच्चों की लर्निंग इनको इन्हेंस करने के लिए तो सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो लर्निंग इन्हेंस जो है ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस, ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ये मैं कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में आपको, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जब एक आपका पूरा असेसमेंट इन एंड्रोगोजी खत्म हो जाएगा, है ना, असेसमेंट इन एंड्रोगोजी, तब ये क्वेश्चन आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन तब आपके होंगे। तो जो है ये हो जाएगा आपका, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 2 दिन तक 2-3 दिन इसमें लगेंगे। असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन, इसमें आपका फ्लैंडर्स है ना, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो जो है नेक्स्ट आपका जो कल मैं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में जो मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी आपको रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है उसका भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये असेसमेंट टूल्स हैं हमारे, है ना, है तो बहुत सारे, लेकिन जो है जो रूब्रिक्स है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रूब्रिक्स। ठीक है, तो जो है फिर 10 क्वेश्चन भी हो जाएंगे और रूब्रिक्स भी हो जाएगा कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूजीसी नेट को इसी इसमें जो है आपको जब पेपर होंगे आपके, तो इसी सेशन में आपको जो है अपना इतना कन्फर्म कर लीजिए, अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए और इतना मतलब दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि आप इसी बार यूजीसी नेट को क्रैक कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।